नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीसीएस क्लासेस में। आज हम पॉलिटिकल साइंस की श्रृंखला में डिस्कशन कर रहे थे पीएसआईआर का सिलेबस। और पीएसआईआर सिलेबस के अंतर्गत हम लोग पेपर फर्स्ट के दोनों सेक्शन देखे और आज हम लोग पेपर सेकंड का सिलेबस देखेंगे और उसका विधिवत अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू किया जाए। तो राजनीति विज्ञान का पाठ्यक्रम प्रश्न पत्र 2 पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल पेपर 2, इसे पीएसआईआर भी कहते हैं। पॉलिटिकल साइंस यानी पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, आजकल यही नाम प्रसिद्ध हो गया है, पीएसआईआर के नाम से जाना जाता है। तो इसके सेक्शन ए का देखा जाए तो इसमें 11 पोर्शन दिए रखे हैं। इसमें पहला पोर्शन दिया रखा है तुलनात्मक राजनीति यानी कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स और अंतर्राष्ट्रीय संबंध। अंतर्राष्ट्रीय संबंध को मुख्य रूप से हम सेकंड सेक्शन में देखेंगे। तो तुलनात्मक राजनीति का स्वरूप क्या है, नेचर क्या है, व्हाट इज नेचर ऑफ कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स, और इसके प्रमुख उपागम कौन से हैं यानी अप्रोचेस कौन कौन सी हैं, राजनीतिक अर्थव्यवस्था एवं राजनीतिक समाजशास्त्र और उसका परिप्रेक्ष्य क्या है, यानी उससे क्या लेना देना है, यानी देखना है। इसमें तुलनात्मक प्रक्रिया की सीमाएं क्या हैं, कहाँ तक हम तुलना कर सकते हैं किसी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था, उसकी विदेश नीति और उसकी राजनीतिक प्रणाली की कहाँ तक हम लोग तुलना कर सकते हैं, इसकी कुछ सीमाएं भी होती हैं, वो भी हम देखेंगे। इसमें तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य में राज्य क्या है, तो राज्य को देखेंगे तुलनात्मक रूप से। कुछ पूंजीवादी राज्य हैं जैसे यूरोप, अमेरिका, ये सब पूंजीवादी राज्य हैं। समाजवादी रूस है, चीन है, वियतनाम है, ये समाजवादी राज्य के नाम से जाने जाते हैं। इन अर्थव्यवस्थाओं में राज्य का स्वरूप कैसे बदल रहा है, उनकी विशेषताएं क्या हैं। इनमें सत्ता ज़्यादातर एक सत्ता कुछ ही लोगों के पास होती है, हालांकि ये समाज के लिए चला था लेकिन अपने मूल उद्देश्य से भटक रहा है। तथा उन्नत औद्योगिक एवं विकासशील समाज कौन कौन से हैं, कैसे हैं, उनके बारे में जो क्वेश्चन बनते हैं। उन्नत औद्योगिक विकासशील समाज जैसे यूरोप के हैं, अमेरिका के हैं, ये सब उन्नत औद्योगिक विकासशील समाज माने जाते हैं। विकासशील समाजों में मुख्य रूप से भारत वगैरह ये सब आ जाते हैं। नंबर 3 पे आता है इसमें राजनीतिक प्रतिनिधित्व, राजनीति में भागीदारी एवं सहभागिता कैसे है, किन देशों में, अमेरिका में किस प्रकार से भागीदारी दी जा रही महिलाओं को। आप देखेंगे कि प्रगतिशील अमेरिका वगैरह भी अब वर्तमान में जब इतना विकास हुआ है तभी जाकर के महिलाओं को भागीदारी देना शुरू किए हैं। अभी भी वहाँ पर नस्ली भेदभाव होता है, काले गोरे का भेद होता है। भारत में तो 33% आरक्षण का विधेयक भी नहीं पास हो पा रहा है। इसमें देखेंगे कि उन्नत औद्योगिक विकासशील समाजों में कैसा राजनीतिक व्यवस्था चल रही, कैसा प्रतिनिधित्व है, उनके दल किस प्रकार काम कर रहे हैं, वहाँ किस प्रकार के दबाव समूह हैं, उनकी कैसी स्थिति है, उनके वहाँ सामाजिक आंदोलन कैसे चल रहे हैं, भारत में कैसे सामाजिक आंदोलन चल रहे हैं, इनका तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। 4th सेक्शन में हम लोग बात करेंगे भूमंडलीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन और उसका प्रभाव क्या हुआ। तो विकसित समाज एवं विकासशील से प्राप्त अनुक्रियाएँ क्या रही हैं, यानी भूमंडलीकरण जो रहा, पहले तो विकसित देशों ने इसको बढ़ावा दिया, और जब विकासशील देश भी जब अपनी अर्थव्यवस्था का विकास कर लिए, उद्योगों का विकास कर लिए, उनके पास पर्याप्त प्रोडक्ट हो गए और ये बराबर टक्कर देने के योग्य हो गए, तब ये इसकी आलोचना करने लगे विकसित देश, और भारत जैसे देशों के सामानों पर टैक्स लगाना शुरू कर दिया। इसे कहते हैं संरक्षणवादी नीति अपनाना। चीन अमेरिका ट्रेड वार इसमें प्रसिद्ध रहा। तो ये इसमें हम अनुक्रियाएँ देखेंगे कि वर्तमान में क्या चल रही है। ये तो करंट बेस्ड रहता है, सेकंड पेपर पॉलिटिकल साइंस का करंट में बेस्ड रहता है, इसको हम करंट से रिलेट करके पढ़ेंगे। 5वें नंबर पर आता है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के उपागम कौन से हैं, कौन कौन से दृष्टिकोणों से हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध पढ़ते हैं। एक तो आदर्शवादी दृष्टिकोण है जिसमें आदर्श राज्य की कल्पना की जाती है, विश्व व्यवस्था को आदर्श बनाने की बात करते हैं। माना जाता है कि एक देश दूसरे देश का सहयोगपूर्ण होना चाहिए, सहयोगपूर्ण होते हैं। एक होता है यथार्थवादी, इसमें माना जाता है कि शक्ति के लिए सब देश संघर्ष करते हैं, कोई सहयोग के लिए नहीं, शक्ति का ही बोलबाला होता है, शक्ति के लिए ही लोग संघर्ष करते हैं। इसमें मॉर्गनथाउ का सिद्धांत है। फिर है मार्क्सवादी सिद्धांत। मार्क्सवादी दृष्टिकोण से देखते हैं कि देश एक दूसरे को
दबाने के लिए ही काम करते हैं। प्रकारवादी फंक्शनल थ्योरी इसमें आती है। फिर एक आता है प्रणाली सिद्धांत, ये भी हम लोग देखेंगे। छठा पोर्शन आता है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में आधारभूत संकल्पनाएं। कौन कौन सी संकल्पनाएं, कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। इसमें देखेंगे राष्ट्रीय हित के लिए एक देश दूसरे देश के साथ समझौता करता है। वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अगर पूछा जाए हृदय क्या है, मेन चीज़ क्या है, एक शब्द में बताओ तो राष्ट्रीय हित ही अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का आधार होते हैं। न अंतर्राष्ट्रीय संबंध में ना तो किसी का कोई परमानेंट शत्रु होता है, ना परमानेंट कोई मित्र होता है, राष्ट्रीय हित ही परमानेंट होते हैं। फिर सुरक्षा एवं शक्ति, हर देश अपनी सुरक्षा और शक्ति बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील रहता है। शक्ति संतुलन बनाए रखा जाता है। शक्ति संतुलन पहले बना रहा जब शक्ति संतुलन बिगड़ा तो प्रथम विश्व युद्ध हुआ, दूसरा शक्ति संतुलन बिगड़ा तो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। शक्ति संतुलन बिगड़ने के कारण ही शस्त्रों की होड़ मचती है। इनका प्रतिरोध किस प्रकार होता है। फिर है नॉन स्टेट एक्टर्स यानी परराष्ट्रीयकर्ता, यानी जो राज्य से संबंधित नहीं है, यानी नेता नहीं है, अधिकारी नहीं है, कर्मचारी नहीं है। ऐसे लोग जब एक राष्ट्र की राजनीति पर प्रभाव डालते हैं, जैसे आतंकवादी समूह, जैसे धार्मिक समूह, जैसे व्यापारिक समूह, ये राज्य से संबंधित नहीं है, ये नेता नहीं है, ये प्रधानमंत्री भी नहीं है, फिर भी ये बहुत बड़ा प्रभाव डालते हैं। जैसे आतंकवादी लोग, ये परराष्ट्रीयकर्ता नॉन स्टेट एक्टर्स कहलाते हैं। इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें सामूहिक सुरक्षा, जैसे नाटो, सेटो, ये सब आते हैं। नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन अमेरिका ने बनाया। इसमें 29 देश हैं। वर्तमान में जो रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है, इसमें नाटो का ही मुख्य कारण माना जाता है कि यूक्रेन नाटो में शामिल होना चाहता था, जबकि रूस मना कर रहा था कि इसमें शामिल ना हो। इसी को लेकर के युद्ध हुआ, जो अभी भी जारी है। विश्व पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। विश्व पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है, उसका प्रभाव क्या पड़ रहा है, भूमंडलीकरण क्या है, क्या प्रभाव पड़ रहा है। इसमें भी देखा जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भूमंडलीकरण और विश्व पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का क्या योगदान है, इसकी क्या दोष हैं। 7वें पोर्शन में आती है बदलती अंतर्राष्ट्रीय राजनीति व्यवस्था। कैसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति व्यवस्था यानी ग्लोबल पॉलिटिकल वर्ल्ड ऑर्डर कैसे बदल रहा है, तो इसमें देखेंगे महाशक्तियों का उदय। दो ही गुट थे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, एक तो अमेरिका के रूप में पूंजीवादी विश्व व्यवस्था उभरी और दूसरा साम्यवादी यूएसएसआर यानी सोवियत संघ के रूप में उभरी। तो महाशक्तियों का उदय हुआ, दोनों होड़ में बहुत सारे शस्त्र बनाए। फिर इनकी कार्यनीति कैसी है, ये कैसे काम करते हैं, इनके विचार कैसे हैं, फिर द्विध्रुव कैसे बने, ये इसमें सब है करना है। बाइपोलैरिटी, ये सब देखेंगे हम लोग। द्विध्रुविता, सस्तीकरण की होड़, लगातार देखते हुए मिसाइलों पर मिसाइल, अवनगार्ड जैसी मिसाइल 27 मैक की गति से स्पीड करते हैं, यानी पलक झपकने से पहले ही नस्तनाबूद कर सकती हैं। आजकल तो ऐसी चीज़ बन गई भैया। शीत युद्ध यानी कोल्ड वार, शीत युद्ध 1945 से 1991 के बीच चला, जिसमें प्रत्यक्ष युद्ध तो नहीं होता, शीत युद्ध में प्रत्यक्ष युद्ध तो नहीं होता, लेकिन मन मुटाव रहता है और शस्त्रों की होड़ रहती है। ऐसा लगता है कि कभी भी युद्ध हो सकता है, तो ये कोल्ड वार था। नाभिकी खतरा यानी कभी भी नाभिकी मिसाइल चल सकते हैं, क्योंकि नाभिकी जो परमानेंट 5 हैं यानी P5 का मतलब होता है वे 5 देश जिनके पास नाभिकीय हथियार थे और यही परमानेंट हैं, यानी सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं, इनके पास नाभिकीय हथियार हैं, जबकि अन्य देशों के पास नाभिकीय हथियार नहीं थे। जब भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया, अब वर्तमान में ईरान विकसित कर रहा है इनको, अब इनके पास हथियार विकसित हो रहे हैं। पाकिस्तान जैसे देश जो अस्थिर रहते हैं, राजनीतिक रूप से स्थिर नहीं है, अगर इनके हथियार किसी आतंकी संगठन के हाथ लग जाए तो सोचो कितना बड़ा खतरा पैदा कर सकता है। इससे क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना रहती। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का उद्भव। अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था कैसे उद्भव हुई? आजकल देखो ना, पूरा विश्व जुड़ गया है। जैसे स्विफ्ट के माध्यम से आज कहीं भी विश्व भर में पैसे का ट्रांसफ़र होता है, लेन देन होता है, माइग्रेंट्स जाते हैं, काम करते हैं, पैसा ट्रांसफ़र करते हैं। अभी रूस को स्विफ्ट से बाहर कर दिया गया तो उसकी अर्थव्यवस्था चरमरा गई। तो उसमें हम देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार जन्मी, उसका क्या है। तो इसमें देखेंगे कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 में होता है। इसमें विश्व बैंक, WTO और IMF का निर्माण होता है, जो विश्व के
जो विश्व में जो अर्थव्यवस्था की ज़रूरत, पैसे की ज़रूरत होती है, इसको पूरा करते हैं संगठन, लेकिन अपनी शर्तें मनवाते हैं लोग। विश्व व्यापार संगठन यानी डब्ल्यूटीओ बहुत विवादित रहा, लेकिन विश्व में व्यापार को बढ़ावा देने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये एक न्यायपालिका जैसा संगठन है जो व्यापार को लेकर काम करता है। फिर देखते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्थाएं किस प्रकार काम करती हैं। पारस्परिक सहायता परिषद CMEA, नौ अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की आर्थिक व्यवस्था की तृतीय विश्व की मांग। अब तृतीय विश्व, अब यहाँ पर थर्ड वर्ल्ड आ गया। थर्ड वर्ल्ड कौन सा है? तीसरा विश्व क्या है? तो पहले समझते हैं फर्स्ट वर्ल्ड क्या है, फिर सेकेंड वर्ल्ड क्या है, थर्ड वर्ल्ड क्या है। फर्स्ट वर्ल्ड है जो पूंजीवादी है, पूंजीवादी। सेकेंड वर्ल्ड है साम्यवादी, साम्यवादी। और थर्ड वर्ल्ड है गुटनिरपेक्ष या हालिया आज़ाद हुए देश। तो इसमें देखोगे अमेरिका है, इसमें यूरोपीय देश हैं, और अमेरिका है इसमें, और यूरोप है इसमें। साम्यवादी में मतलब रूस है, चीन है, वियतनाम वगैरह आते हैं। थर्ड वर्ल्ड वे हैं जो मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले हैं, जैसे भारत वगैरह हैं जो 1950 के दशक में आज़ाद हुए, इनको तीसरा विश्व कहा जाता है। इसमें आता है पूरा अफ्रीका, पूरा दक्षिण अमेरिका और भारत, दक्षिण एशिया, ये सब आते हैं थर्ड वर्ल्ड। तो ये लोग कह रहे हैं कि भैया अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था जो है उसको लिबरल हम लोगों के लिए भी खोला जाए, हम लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण बनाया जाए, हमें संरक्षण करने का मौका दिया जाए, हमारे किसानों की बात सुनी जाए, लेकिन अभी बन नहीं पा रहा। WTO में विवाद चल रहा है। फिर विश्व अर्थव्यवस्था का भूमंडलीकरण, इसकी भी मांग चल रही है कि पूरे विश्व में अर्थव्यवस्था का भूमंडलीकरण कर दिया जाए। यानी एक चीज़, एक वस्तु एक देश से रुपया किसी देश में जाना हो तो उसमें कोई बाधा, टैक्स ना लगाए, कोई बाधा ना लगाए, इसकी मांग चल रही है। तो इसमें देखेंगे क्या मुद्दे आए हैं। नवा पोर्शन हमारा है कि संयुक्त राष्ट्र और उसकी भूमिका क्या है। तो मैं विचारित भूमिका, यानी ये सैद्धांतिक रूप से संयुक्त राष्ट्र क्या बताता है और वास्तविक लेखा जोखा उसका क्या है, इसमें दोनों में अंतर होता है। कथनी करनी में अंतर होता है। सैद्धांतिक रूप से कुछ और है और वास्तव में इतना पावरफुल है नहीं, कर नहीं पा रहे जितना किया गया। तीसरा विश्व युद्ध रोक नहीं पा रहे हैं, तो मतलब तीसरा विश्व युद्ध तो नहीं हुआ, लेकिन विश्व युद्ध जैसी स्थितियां हैं, इनके पास पावर्स बहुत कम है। विशेषीकृत संयुक्त राष्ट्र अभिकरण, अभिकरण का मतलब होता है एजेंसी। तो एजेंसियां क्या क्या हैं इसमें विशेषीकृत? तो जैसे इसमें एक है IMF, यूनेस्को, यूनिसेफ इत्यादि, जो विशेष काम के लिए बनी है उनको विशेषीकृत एजेंसी कहा जाता है। इसमें और इनके लक्ष्य क्या हैं, इनके काम कैसे किए जाते हैं, इनके लक्ष्य क्या हैं, कार्यकारण क्या है, संयुक्त राष्ट्र सुधारों की आवश्यकता क्या है। संयुक्त राष्ट्र सुधारों की आवश्यकता में बात करें तो भारत जब 1945 में जो संयुक्त राष्ट्र संघ बना 31 अक्टूबर 1945, तब 51 देश थे। तब 51 देश थे, वर्तमान में 193 हैं, लगभग 4 गुने हो गए हैं, लेकिन स्थायी सदस्य 5 हैं। तो इसका लोकतांत्रिकरण होना चाहिए, यानी जब सदस्य बढ़े हैं तो इसमें और स्थायी सदस्य भी बढ़ने चाहिए। भारत जैसे देश जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है जनसंख्या में, उसको शामिल नहीं किया गया है, तो इसमें सुधारों की आवश्यकता है। विश्व राजनीति का क्षेत्रीकरण, यानी विश्व राजनीति जो है वह किसी लोकल एरिया में कैसे काम करते हैं और कैसे काम कर रही है। तो जैसे देखा जाए क्षेत्रीकरण कैसे किया गया, तो यूरोप के जितने देश थे वो एक संगठन में एकत्रित हुए, उनको बोला गया EU, यानी यूरोपियन यूनियन। इनमें 27 देश हैं जो मिलकर के एक बाजार का निर्माण करते हैं और बहुत विकसित हो गए। आसियान, ये 10 देश हैं दक्षिण पूर्व एशिया के, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, ब्रुनेई, ये जो कुल मिला के 10 देश जो यहाँ पर पड़ते हैं उनका संगठन है, और ये अपने मुक्त व्यापार क्षेत्र बना लिए हैं, इनका विकास हो रहा है। एपेक, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, यानी प्रशांत एशिया और प्रशांत के देशों का सहयोग संगठन है। इसमें भारत शामिल नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ा एरिया कवर करता है। इसमें 21% विश्व का व्यापार होता है। ये इसका क्या प्रभाव है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर? वर्तमान में थोड़ा चीन और अमेरिका में तनातनी चल रही है, इस वजह से थोड़ा ये प्रासंगिक कम दिखाई देता है। सार्क, ये हमारे भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, साउथ एशियन
रीजनल कोऑपरेशन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, ये भारत और उसके 8 पड़ोसी देश भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इन देशों का संगठन है। अगर ये आपस में मिलकर काम करें तो बहुत विकसित हो सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान के हठ और उसके आतंकवादी रवैये, प्रॉक्सी वार के कारण ये सफल नहीं हो पा रहा है। इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है अंतर्राष्ट्रीय विश्व में। नाफ्टा, नाफ्टा का मतलब होता है नॉर्थ अटलांटिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यानी उत्तरी अमेरिका मुक्त व्यापार क्षेत्र। ये जो अमेरिका, कनाडा, इनका मेक्सिको का मुक्त व्यापार क्षेत्र है, ये अपने एक देश से दूसरे देश में जब सामान भेजे जाते हैं तो उसमें बाधा नहीं लगाते। तो इन संगठनों का क्या महत्व है, इनकी स्थापना कब हुई, इनकी विशेषताएं क्या हैं, ये कैसे काम करते हैं, इनके बारे में क्वेश्चन बनते हैं, हर बार बनता है, एक ना क्वेश्चन जरूर आता है। फिर समकालीन वैश्विक सरोकार क्या है? सरोकार का मतलब होता है मुद्दा। तो उसमें देखेंगे तो लोकतंत्र कैसा चल रहा है विश्व में, मानवाधिकारों की क्या स्थिति है विश्व में, पर्यावरण के क्या हालात हैं। जानते हो लोकतंत्र कहीं अच्छा है तो कहीं है ही नहीं, जैसे चीन में लोकतंत्र नहीं कहते हैं लोकतंत्र। मानवाधिकार की हालत बहुत ही खराब है, लोग मूली गाजर की तरह काटे जा रहे हैं। पर्यावरण जानते हो बहुत ज़्यादा उपभोक्तावाद के कारण बर्बाद हो रहा है, इससे क्वेश्चन बनता है। लिंग न्याय, यानी महिलाओं को न्याय दिया जाए, उनका समान कार्य के लिए समान वेतन, उनको सुरक्षा देना। आतंकवाद बहुत बड़ी समस्या बनता जा रहा है, इसके बारे में क्वेश्चन बनता। नाभिकीय प्रसार, नाभिकीय प्रसार अभी भी लोग नाभिकीय हथियार बनाने में जुटे हुए हैं। तो ये फर्स्ट पेपर है, सेकेंड मतलब ये फर्स्ट सेक्शन है राजनीति विज्ञान के पाठ्यक्रम का दूसरा जो पेपर है उसका। अब देखते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी में क्या है, तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय संबंध है। भारत और विश्व के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो पहले भारत की विदेश नीति क्या है, तो विदेश नीति के निर्धारक तत्व क्या हैं और नीति निर्माण कैसे होता है, इनकी संस्थाएं कौन हैं, निरंतरता उसमें क्या है और परिवर्तन क्या है। विदेश नीति के निर्धारक तत्व क्या है, जैसे हम लोग शांति चाहते हैं, हमारे संविधान में भी शांति का वर्णन अनुच्छेद 51 में किया गया। नीति निर्माण की संस्थाएं जैसे हमारी संसद भवन है और सरकार है। निरंतरता क्या है, जो हम लोग गुटनिरपेक्ष विचारधारा चलाए थे, चली थी नेहरू के समय से, उनमें बहुत सारी चीज़ें वैसे निरंतर चल रही हैं। फिर आता है हमारा गुटनिरपेक्ष आंदोलन। गुटनिरपेक्ष आंदोलन विश्व के सबसे बड़े आंदोलनों में से एक है। जब 2 गुट बने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, तो उनमें जो नए 9 स्वतंत्र देश थे, उन्होंने दोनों पक्षों से यानी दोनों गुटों से अच्छे संबंध बनाने के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत की। अब इसके विभिन्न चरणों को देखेंगे। गुटनिरपेक्ष के कई चरण चले 1945 से लेकर 91 तक। उसके बाद देखा जाता है कि जब 1991 के बाद सोवियत रसिया का पतन हो गया, तो इसको बहुत सारे विद्वान मानने लगे कि ये अप्रासंगिक हो गया है, इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। अब जब गुट ही दोनों नहीं रहे तो इसको कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन फिर भी ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको हम देखेंगे। वर्तमान में इसकी भूमिका और भी महत्वपूर्ण बन गई है, क्योंकि जिस तरह से आज विश्व के व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं, उनमें सामंजस्य नहीं है। अभी भी गुटनिरपेक्ष कई मामलों में अपनी भूमिका बनाए हुए है। थर्ड पोर्शन में देखेंगे भारत और दक्षिण एशिया। दक्षिण एशिया में वही 8 देश आते हैं और दक्षिण एशिया से भारत के अच्छे संबंध हैं। केवल पाकिस्तान को छोड़ दिया जाए तो भारत अच्छे संबंध बना के चलता है। इसमें क्षेत्रीय सहयोग की बात करेंगे। उसमें सार्क जो 8 देशों का संगठन 1985 में बना था, पिछले इसके निष्पादन यानी इसकी क्या क्या परफॉर्मेंस रहे हैं, इसने क्या दिया हमको, और भविष्य में ये क्या कर सकता है, भविष्य से क्या आशाएं कर हैं हमारे क्षेत्रीय सहयोग में। फिर देखेंगे दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र के रूप में। हालांकि भी दक्षिण एशिया पूर्ण रूप में मुक्त व्यापार क्षेत्र नहीं है, पाकिस्तान उसमें बाधा पहुंचाता है। यदि इसमें ये बाधा ना पहुंचाए तो दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र बन जाएगा। इससे इनकी अर्थव्यवस्था कई गुना बढ़ सकती है, यहाँ से कई गुना बढ़ सकती है, और गरीबी, भुखमरी, इंफ्रास्ट्रक्चर इत्यादि के विकास की संभावनाएं खुल सकती हैं। फिर भारत दक्षिण एशिया के संबंध में भारत की पूर्व अभिमुख नीति यानी लुक ईस्ट पॉलिसी, पूर्व की ओर देखो नीति, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो आसियान के 10 देश हैं उनसे अच्छे संबंध बनाने, व्यापार करने, लोगों के आवागमन,
इत्यादि के संबंध में बहुत महत्वपूर्ण है, इसको देखेंगे। फिर क्षेत्रीय सहयोग की बाधाएं क्या हैं, क्षेत्रीय सहयोग में बाधाएं क्या क्या बन रही हैं। तो नदी जल विवाद, क्योंकि एक नदी एक देश ही में नहीं रहती बल्कि कई देशों में होती है। बड़ी नदियाँ जैसे ब्रह्मपुत्र, सिंधु जल विवाद, मेकांग गंगा सहयोग, ये सब। अवैध सीमा पार आप्रवासन, अभी रोहिंग्या का मामला हो, ये सब अवैध सीमा पर आप्रवासन होता है, यानी लोग आकर बस जाते हैं। पूर्वोत्तर में हमारे कई सारे संकट चलते रहते हैं जो देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता के लिए खतरा पैदा करते हैं। नागालैंड की मांग उठती रहती है, उसमें अवैध सीमा पर आप्रवासन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नरजातीय द्वंद्व, हमारे देश में पता है अनेक नरजातियाँ पाई जाती हैं, जातियाँ हैं, धर्म हैं, बोली भाषाएं हैं, इनमें बहुत सारा द्वंद्व उत्पन्न होता रहता है। सीमा विवाद अभी भी सुलझा नहीं है, मैकमोहन रेखा और लद्दाख क्षेत्र में सीमा विवाद। फिर देखते हैं भारत एवं वैश्विक दक्षिण, यानी इंडिया एंड ग्लोबल साउथ। ग्लोबल साउथ का मतलब अगर हम ग्लोब देखें तो ग्लोब के उत्तरी भाग में ज़्यादातर विकसित देश मिलेंगे, विकसित देश, और जबकि ग्लोबल साउथ में मिलेंगे विकासशील या अल्प विकसित देश, विकासशील कंट्रीज, मतलब डेवलपिंग कंट्रीज हैं। तो भारत के साथ ये लोग इतना सहयोगपूर्ण रवैया नहीं रखते जितना ये लोग रख रहे हैं। तो भारत इनके पर अब ज़्यादा ध्यान दे रहा है, अफ्रीका में निवेश बढ़ा रहा है, इनको शिक्षा देना या अपने भारत में शिक्षा का विकास, व्यापार, आईटी के क्षेत्र में। तो ये जो ग्लोबल साउथ है ये भारत के लिए बहुत उभरता हुआ क्षेत्र है और इसमें बहुत संभावनाएं हैं। अफ्रीका इसमें मुख्य रूप से आता है, और इस बार कुछ पिछली बार क्वेश्चन से कई बार बने हैं, फिर बनने की संभावना है, क्योंकि अफ्रीका में भारत के हित बढ़ते ही जा रहे हैं। लैटिन अमेरिका जो इधर दक्षिण अमेरिका पड़ता है उसको लैटिन अमेरिका, और इसके कैरेबियाई देश जो 13 देश आते हैं उनको लैटिन अमेरिका के नाम से जाना जाता है। इनके साथ भारत के कैसे संबंध हैं, यद्यपि यहाँ पर भारत के संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। नियो की संकल्पना क्या है, डब्ल्यू की संकल्पना क्या है, उनकी जो वार्ताएं हुई हैं, इनमें आवश्यक नेतृत्व की भूमिका की बात की जाए तो इसमें अमेरिका अपनी बड़ी भूमिका निभा रहा है, लेकिन वो अपनी दादागिरी से बाज नहीं आ रहा है। इसमें देखेंगे क्या चुनौतियाँ उत्पन्न हो रही। पांचवें में देखेंगे कि भारत एवं वैश्विक शक्ति केंद्र कौन कौन से हैं। तो इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका एक शक्ति केंद्र है, यूरोपीय संघ है वो एक शक्ति केंद्र है, जापान एशिया का विकसित देश है, चीन दूसरा सबसे बड़ा अब शक्तिशाली देश बन गया है, रूस महत्वपूर्ण शक्ति है जो 1991 तक दूसरा गुट ही था। इनके आपस में क्या रिश्ते हैं, क्या चुनौतियां हैं इनके आपस में, ये देखना है। छठे प्रश्न में बात करते हैं भारत एवं संयुक्त राष्ट्र प्रणाली क्या है। तो संयुक्त राष्ट्र की शांति अनुरक्षण यानी पीस कीपिंग, भारत उन देशों में है जिन्होंने सबसे ज़्यादा पीस कीपिंग में भारतीय सेनाओं के जवानों को भेजा। अफ्रीका देशों में जो विवाद चल रहे थे उनमें शांति कायम रखने में भूमिका निभाई है। सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सीट की मांग चल रही है, स्थायी सदस्यता की मांग, और ये बहुत जरूरी है कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है, उसको स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए, लेकिन नहीं दी जा रही है। भारत एवं नाभिकीय प्रश्न, बदलते प्रतिरक्षण यानी डिफेंस के क्षेत्र में अब हर देश अपने पास नाभिकीय शक्ति चाहता है, परमाणु मिसाइलें चाहता है और उसके संबंध में नीति बनाता है, जैसे भारत की नो फर्स्ट यूज की नीति है। 8वें पोर्शन में हम देखेंगे कि भारतीय विदेश नीति में हाल में क्या विकास हो, यानी करंट डेवलपमेंट्स क्या हो रही हैं। ये करंट का टॉपिक होगा, इसमें हम लोग करंट जैसे जैसे इसमें बदलाव आते जाएंगे उसको अपडेट करते जाएंगे। अफगानिस्तान में हाल के संकट पर भारत की स्थिति क्या रही है। हाल ही में अभी देखा 15 अगस्त 2021 में अफगानिस्तान पर फिर से तालिबान का कब्जा हो गया। भारत के हित वहाँ पर खतरे में हैं। इराक और पश्चिम एशिया, यहाँ से भारत की ऊर्जा जरूरतें पूरी होती हैं, इसलिए इनके साथ मिलकर चलना पड़ता है। यूएसए तथा इजराइल के साथ बढ़ते संबंध, कई तकनीकों के मामले में हमारी निर्भरता है इनके साथ। इजराइल भारत के साथ तकनीकी और सुरक्षा के क्षेत्र में बहुत योगदान दे रहा है। बराक मिसाइल का मामला हो या पश्चिम एशिया पर नियंत्रण हो, इजराइल इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। ये सब देखेंगे। और इसके अलावा व्यवस्था की दृष्टि जो है
यानी जो ग्लोबल वार्डर बना है वो कैसा है, इन सब बातों पर डिस्कशन करेंगे। तो ये है हमारा पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल यानी PSIR पेपर 2 का सिलेबस। इसे आप अच्छे से अपनी नोट्स बुक पर लिख लें और इसको कंठस्थ कर लें, ताकि जब इस पर हम टॉपिक पर बात करें तो आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे कि कहाँ से बात चल रही है। धन्यवाद।